उत्तराखंड में कोरोना के 550 नए संक्रमित मिले, 2 मरीजों की मौत। प्रदेश में 3000 के पार पहुंचे एक्टिव केस। देहरादून में कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करने पर 10-90 वाहनों का चालान, पुलिस ने 2,18,000 का जुर्माना वसूला। 6 अप्रैल से फिर से जनता के बीच आएंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। कोरोना संक्रमित होने के बाद होम आइसोलेशन में थे। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का बढ़ता जा रहा कुनबा, हरिद्वार में बसपा नेता प्रशांत समर्थकों संग आप में शामिल हुए। महाकुंभ में श्री पंचायती बड़ा अखाड़ा उदासीन की भव्य पेशवाई, बाबा रामदेव और साधु संतों ने लिया हिस्सा, फूलों की हुई वर्षा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ है ना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत अपने 2 दिन के दौरे पर हरिद्वार में हैं। मोहन भागवत ने आज गंगा में स्नान किया। हर की पौड़ी पर स्नान के दौरान भागवत ने गंगा पूजा भी की। संघ प्रमुख को गंगा सभा से जुड़े विद्वान और पुरोहितों ने आरती कार्रवाई। साथ ही मोहन भागवत ने महाकुंभ स्नान पर अपना अनुभव भी गंगा सभा के आधिकारिक रजिस्टर में साझा किया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि वो जन कल्याण की प्रार्थना लिए मां गंगा में स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। साथ ही कोरोना बीमारी जल्द खत्म हो, इसके लिए मां गंगा से प्रार्थना भी की। वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत महाकुंभ के बीच अपने हरिद्वार दौरे के दौरान कई तरह के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। संघ प्रमुख पर्यावरण, स्वास्थ्य और धार्मिक योजनाओं में हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही विभिन्न अखाड़ों से जुड़े साधु संतों से मुलाकात कर रहे हैं। संजय पुंडीर हमारे सहयोगी हरिद्वार से लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। संजय, मोहन भागवत हरिद्वार पहुंचे हुए हैं और उनके इस दौरे में कई सारे कार्यक्रम शामिल रहे, क्या कुछ अपडेट देना चाहेंगे संजय? संजय से फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत हरिद्वार पहुंचे। मोहन भागवत ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई, कई धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, साधु संतों से मुलाकात की। तो कुंभ मेले का जो आयोजन है वो हरिद्वार में इस वक्त हो रहा है। कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मोहन भागवत ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। हरिद्वार से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, कई धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया मोहन भागवत ने। संजय पुंडीर हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। संजय, संघ प्रमुख मोहन भागवत हरिद्वार पहुंचे और उनके दौरे पर कई कार्यक्रम शामिल रहे, क्या कुछ अपडेट देंगे? बिल्कुल, संघ प्रमुख मोहन भागवत का 2 दिवसीय दौरा हरिद्वार का। हालांकि कल ये हरिद्वार पहुंचे थे और कल दिन में भी इनके कई कार्यक्रम थे। हालांकि जिस तरीके से सामाजिक संगठनों द्वारा कई घाट बनाए गए तो उनका भी इन्होंने लोकार्पण किया और आज इन्होंने गंगा स्नान किया। हालांकि सुबह से ही आज भी इनके कई कार्यक्रम थे, तो कहीं ना कहीं कुंभ के बीच में इनका ये दौरा बड़ा अहम है। हालांकि इन्होंने आज गंगा आरती कर पूजा अर्चना किया है। साफ कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कुंभ पर कोरोना का साया दिखाई दे रहा है तो ये दौरा इनका बड़ा अहम बताया जा रहा है। तो इसी को लेकर साधु संतों से भी इन्होंने मुलाकात की है। जी हिना। वहीं दूसरी तरफ मोहन भागवत कब तक हरिद्वार में रहेंगे, आगे क्या कुछ कार्यक्रम में शामिल होंगे, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है संजय? बिल्कुल, जिस तरीके से कल इनके कई कार्यक्रम थे, हालांकि एक ही नहीं कई ऐसे घाट थे जो सामाजिक संगठनों द्वारा बनाए गए थे, तो इनके कल लोकार्पण किए। अगर आज की बात की जाए तो आज सुबह से ही इनके कई कार्यक्रम थे। तो सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से हरिद्वार में है तो साधु संतों की भी इनसे मुलाकात हुई। हालांकि कई ऐसे जो पर्यावरण को बढ़ावा दे रहे हैं, तो आरएसएस में आरएसएस द्वारा जिस तरीके से पर्यावरण को बढ़ा दिया जा रहा है, तो ऐसे कई कार्यक्रम भी इन्होंने शिरकत की है। जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
उत्तराखंड में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ। प्रदेश भर में रविवार को कुल 550 केस सामने आए। प्रदेश में अब कुल संक्रमितों की संख्या 1,02,264 पहुंच गई। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार अल्मोड़ा में 14, बागेश्वर में 8, चमोली में 2, चंपावत में 8, देहरादून में 221, हरिद्वार में 173, नैनीताल में 55, पौड़ी में 14, पिथौरागढ़ में 5, रुद्रप्रयाग में 1, टिहरी में 17, उधम सिंह नगर में 23 और उत्तरकाशी जिले में 9 कोरोना संक्रमित मिले। चिंता की बात है कि कोरोना वायरस से 2 संक्रमितों की मौत भी हुई। वहीं कोरोना टीकाकरण के लिए अब स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर का पंजीकरण नहीं होगा। केंद्र सरकार ने शिकायतों के बाद इन दोनों ही वर्गों में कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए। इस श्रेणी में अब केवल उन्हीं लोगों का पंजीकरण होगा जो पहले से ही रजिस्टर्ड होंगे। बता दें केंद्र सरकार ने टीकाकरण की शुरुआत हेल्थ वर्कर्स के साथ की और उनके बाद फ्रंटलाइन वर्कर का टीकाकरण किया गया, लेकिन इस श्रेणी में अभी तक पंजीकरण हो रहे हैं। वहीं कई राज्यों में तो अचानक इन दोनों श्रेणियों में पंजीकरण कराने वालों की संख्या बढ़ी। केंद्र की आशंका है कि कुछ लोग इस श्रेणी का लाभ लेकर दुरुपयोग कर रहे हैं। इसे देखते हुए अब इन दोनों श्रेणियों में टीकाकरण के लिए पंजीकरण रोक दिया गया है। नवीन शुक्ला हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। नवीन, प्रदेश भर में कुल 550 केस सामने आए हैं कोविड-19 के, क्या कुछ अपडेट देंगे नवीन? जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से कोविड के मामले लगातार जो है राजधानी देहरादून समेत उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। हालांकि जो राज्य सरकार है वह पूरी तरीके से अलर्ट है और चिंतित भी है कि किस तरीके से लोगों को समझाया जाए कि लोग जो है सोशल डिस्टेंस का पालन करें, इसके साथ ही मास्क लगाएं और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। तमाम सारे माध्यम भी रखे गए हैं कि अलग अलग माध्यमों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस द्वारा भी सख्ताई की गई है। अब जो पुलिस है वह पूरी तरीके से सख्त नजर आ रही है। जो अगर थाने क्षेत्रों की बात की जाए तो अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने अभियान शुरू किया है चालान करने का। इसके साथ ही लोगों को जागरूक करने का भी काम कर रही है पुलिस। साथ में अगर जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं वो पुलिस द्वारा उनका चालान किया जा रहा है। अगर रविवार की बात की जाए तो करीब 900 के करीब में चालान किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस सख्त रुख भी अपना रही है। इसके साथ ही अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर है। लोगों को सोशल डिस्टेंस का किस तरीके से पालन किया जाए इसके लिए भी समझाया जा रहा है। साथ में अगर नगर निगम या अन्य माध्यमों की बात की जाए तो अलग अलग माध्यमों के द्वारा लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक होने की बात भी लोगों को समझाई जा रही है। तो कुल मिलाकर चिंता का विषय जरूर है, लेकिन जो सरकार है वो पूरी तरीके से अलर्ट पर है और लगातार विभाग भी मॉनिटरिंग कर रहा है कि जो कोविड के मामले जो पिछले दिनों में बढ़ रहे हैं वो ना बढ़ने पाए। तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया नवीन आपका। चमोली में जनजाति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने शिरकत की। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में भोटिया जनजाति के मालिकाना हकों के लिए ये सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें कई महिला मंगल दलों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। सम्मेलन में मुख्य अतिथि प्रीतम सिंह, पूर्व काबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी व जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी जी स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। जिला चमोली कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा मुख्य अतिथि को पगड़ी पहनाने के साथ सम्मान स्वरूप तलवार भेंट की गई। आया हूं मेरे जनजाति के भाइयों, आज आप और हमारा हर समय इम्तिहान होता है। 2022 में भी इम्तिहान की घड़ी आपके सामने और हमारे सामने है और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि जनजाति के हमारे चाहे भाई हो, चाहे हमारी बहनें हो, चाहे हमारे बुजुर्ग हो, हर व्यक्ति हर कसौटी पर खरा उतरने का काम करेगा और कांग्रेस के साथ खड़े होने का काम करेगा। ये विश्वास मैं भंडारी जी को दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि आज परीक्षा की घड़ी जनजाति के लोगों की है और जब हमारी परीक्षा होती है तो हम उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने का काम करेंगे। रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।
सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। तो फिर भी आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखती? आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं, ताकि घर को स्वस्थ रखने वाली खुद भी रहे बिल्कुल स्वस्थ। सिर्फ 2 चम्मच दिन में 2 बार रोजाना। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक। देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने, या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नगर पालिका डीडी हाट के अध्यक्ष कमला चुफाल ने नगर क्षेत्र को जहां सजने संवारने के साथ ही 20 सूत्रीय कार्यक्रम का आगाज कर दिया। इनमें महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरीनेकीन वितरण करने के साथ ही महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया। लघु उद्योग के तहत सैनिटाइजर का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें नगर क्षेत्र की सैकड़ों महिलाओं को स्वरोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। वहीं जनता के बीच में अधिकारियों को बैठक, सीधे जनता ने अधिकारियों से सवाल किया और मौके पर अधिकारियों ने समस्याओं का निस्तारण किया। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष कमला चुफाल ने कहा, 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत जन जागरूकता और स्वच्छता अभियान शुरू किया जा रहा है। प्रथम चरण में महिलाओं को आत्मनिर्भर और जनता को अधिकारियों के बीच नज़दीकी बनाकर डीडी हाट को आदर्श नगर पालिका बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें हर नागरिक का सहयोग बहुत आवश्यक है। नगर पालिका परिषद डीडी हाट द्वारा 30 सूत्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत हमने जनता का सीधा संवाद हर विभागीय अधिकारियों से करवाया। हमने अपनी मीटिंग में हर विभाग के अधिकारियों को बुलवाया और उन्हें जनता ने जो भी अपनी समस्या उनके सामने रखी, हमने उन्हें तुरंत आदेशित किया कि तुरंत इनका समाधान किया जाए। और हमने हमारी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो महिलाओं की हर महीने की दिक्कत होती माहवारी की, तो उसके लिए हमने खुलकर उनसे बात की और उन्हें समझाया कि आप लोग कपड़े का यूज ना करें, सैनिटरी पैड का यूज करें। उसके लिए हमने उन्हें निःशुल्क हमारी नगर पालिका की तरफ से सैनिटरी पैड वितरित किए और हमने उनको रोजगार देने के लिए हम यहाँ पर लघु उद्योग चलाएंगे सैनिटरी पैड का। उन्हें हम सैनिटरी पैड के लिए रॉ मटेरियल देंगे, कुछ महिलाओं को हम अपने साथ जोड़ेंगे, वो पैड्स बनाएंगी, हम उन्हें बाजार उपलब्ध कराएंगे। वो महिलाएं से उन पैड्स के द्वारा उनको आय मिल जाएगी, मतलब सशक्त हो जाएंगी महिलाएं। इसके लिए हमने लक्ष्य फाउंडेशन की ऑनर बबीता पुनेटे से संपर्क किया। वो यहाँ पर आई, उन्होंने महिलाओं से बात की और वो अपने एनजीओ के माध्यम से हमसे जुड़ेंगी और हमारी महिलाओं को सैनिटरी पैड बनाना इत्यादि और भी बहुत से काम बताएंगी। और हमने अपने इस त्रिसूत्री कार्यक्रम में साफ सफाई के लिए हमारी जनता को अवेयर किया और उन्हें समझाया कि आप अपने मोहल्ले में साफ सफाई रखें। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर राज्य की सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने जंगलों में लगी आग के लिए राज्य की बीजेपी सरकार को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धनसामा ने कहा, सरकार ने वनाग्नि से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं की, यही वजह है राज्य के जंगल धधक रहे हैं। यह हाल अप्रैल से पहले सप्ताह का है, तो आगे स्थितियां कितनी भयानक होंगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। देखिए, उत्तराखंड में जो वनाग्नि है वो भयानक रूप लेती जा रही है। गढ़वाल मंडल में, कुमाऊं मंडल में जिस प्रकार से जंगलों में आग फैली है, इस बात से साबित हो गया है कि राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग के पास, राज्य के वन विभाग के पास इस जंगलों की आग से लड़ने का कोई तरीका इनके पास नहीं है।
कोई तैयारी सरकार की नहीं थी। जिस समय फरवरी मार्च में जंगलों में आग के लिए लड़ने की तैयारी करनी चाहिए थी, आपदा से निपटने की तैयारी करनी चाहिए थी, उस समय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आग लगी हुई थी, जो उनके यहां कुर्सी की लड़ाई चल रही थी, मुख्यमंत्री पद की लड़ाई चल रही थी, पूरी सरकार और पूरी पार्टी उसमें उलझी हुई थी, जिसका परिणाम हमको देखने को मिल रहा है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में ही पूरे गढ़वाल और कुमाऊं में 100 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल अब तक जल करके राख हो गए। हजारों हेक्टेयर जंगल में आग का खतरा बना हुआ है। अनेक आबादी वाले इलाके इस समय आग की चपेट में है या आग से घिर चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार के पास कोई फुर्सत इस आपदा से लड़ने की नहीं थी। पूरा वन विभाग, पूरा आपदा प्रबंधन विभाग इस मामले में फेल हुआ है और इसके लिए अगर कोई दोषी है तो भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार है, जिसको पहले एडवांस में तैयारी करनी चाहिए थी और वो तैयारी इन्होंने नहीं करी। सीएम तीरथ सिंह रावत के कोरोना संक्रमित होने के बाद उनके होम आइसोलेशन की अवधि अब पूरी होने जा रही है। वो 6 अप्रैल से एक बार फिर जनता के बीच में नजर आएंगे। इस दिन उनका ऋषिकेश विधानसभा में बीजेपी के स्थापना दिवस कार्यक्रम और इसके बाद विभिन्न अखाड़ों और गंगा परिषद में प्रतिनिधियों से मुलाकात का कार्यक्रम तय है। आपको बता दें कि सीएम तीरथ सिंह रावत 22 मार्च को कोरोना संक्रमित हुए थे, जिसके बाद से वो बीजापुर राज्य अतिथि गृह में आइसोलेट हो गए थे और वहीं से सारे सरकारी कामकाज निपटा रहे थे। रविवार को उनके कोरोना टेस्ट की लगातार दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई। साथ ही अब उनके आइसोलेशन की अवधि सोमवार को पूरी हो रही है। ऐसे में वो 6 अप्रैल से एक बार फिर जनता के बीच आएंगे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बताया वो 6 अप्रैल को भाजपा स्थापना दिवस कार्यक्रम की श्रृंखला के तहत ऋषिकेश विधानसभा के अंतर्गत आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में 7 से 8 हज़ार कार्यकर्ताओं के पहुंचने की उम्मीद है। वहीं मंगलवार को ही दोपहर बाद वो हरिद्वार में सभी अखाड़ों और गंगा परिषद के सौजन्य से होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान वो अखाड़ों और गंगा परिषद के पदाधिकारियों से कुंभ को लेकर भी चर्चा करेंगे। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी लगातार अपना कुनबा बढ़ा रही है। हरिद्वार पहुंचे दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय की मौजूदगी में रानीपुर विधानसभा के बसपा प्रत्याशी रहे प्रशांत राय ने अपने कई समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने कहा, उत्तराखंड में जनता परिवर्तन चाहती है। आम आदमी पार्टी दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड का विकास करेगी और प्रदेश में स्थिर सरकार देगी। इसलिए लोग आम आदमी पार्टी पर विश्वास करते हुए पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनावों में प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। उत्तराखंड के लोग एक विकल्प चाहते हैं जिससे कि इन कांग्रेस और भाजपा के अहंकार को खत्म किया जा सके और एक नया विकल्प बन सके। आम आदमी पार्टी दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड के अंदर काम करने के लिए, उत्तराखंड के लोगों को एक मजबूत विकल्प देने के लिए पूरे प्रदेश में संगठन विस्तार का काम कर रही है। आज रानीपुर विधानसभा के अंदर बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रत्याशी प्रशांत राय जी ने अपनी पूरी टीम के साथ आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। आज इस दस्ता ग्रहण समारोह में सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, जो इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से लोग परेशान हैं और उत्तराखंड में एक नई सरकार बनाना चाहते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार महाकुंभ के रंग में रंगी हुई है। हरिद्वार में श्री पंचायती बड़ा अखाड़ा उदासीन की भव्य पेशवाई निकाली गई। पेशवाई में योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण समेत बड़ी संख्या में साधु संतों ने भाग लिया। पेशवाई देखने के लिए जगह जगह लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। वहीं पेशवाई में 3 हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा कर साधु संतों का स्वागत किया गया। बड़ा अखाड़ा उदासीन के श्री महंत महेश्वर दास ने बताया कि पेशवाई में केदार बद्री के साथ साथ भारत माता की भी झांकी निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना से जल्द देश मुक्त हो और आगे अग्रसर हो, इसके लिए राष्ट्र को नमन करते हुए 108 फुट लंबा
तिरंगा झंडा भी पेशवाई में निकाला जा रहा है। वहीं बाबा रामदेव ने कहा उनका मूल अखाड़ा योग परंपरा से जुड़ा बड़ा उदासीन अखाड़ा ही है। पेशवाई में बाबा रामदेव ने माना कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन होना जरूरी है, लेकिन पेशवाई में लोगों ने उत्साह देखते ही बनता था, जिसमें थोड़ा बहुत कोरोना की गाइडलाइन टूटती भी दिखाई दी। ये हमारी पेशवाई पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की आज यहाँ ये पवित्र पावन हर की पौड़ी होते हुए वाल्मीकि चौक, ललतारा पुल और शिव मूर्ति चौक, तुलसी चौक, शंकराचार्य चौक होते हुए कनखल दक्ष नगरी में प्रवेश करेगी। पेशवाई में हमने देश भर से, गुजरात से, पंजाब से, हरियाणा से, अनेक प्रांतों से कलाकार आए हैं और हमारे पूरे देश के जितने भी भारत के संत हैं हमारे उदासीन संप्रदाय के, सभी इसमें आए हैं। 3 हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ रहे हैं, सैकड़ों संत जो है होदों पर हैं, हजारों लोग इस पूरी पेशवाई में सम्मिलित हैं। उदासीन बड़ा अखाड़ा जो हमारी गुरु परंपरा है और आचार्य श्रीचंद भगवान जो इसके आद्य संस्थापक हैं और ये योगियों की परंपरा का अखाड़ा है और हमारा भी जो मूल अखाड़ा है, वैसे तो हम योग के अखाड़े वाले हैं, लेकिन एक गुरु परंपरा, एक संप्रदाय परंपरा में हम ये उदासीन अखाड़ा जो हमारी इस आश्रम परंपरा का, संप्रदाय परंपरा का बहुत बड़ा गौरव है। तो एक तरफ गुरुकुलीय परंपरा, महर्षि दयानंद की परंपरा, दूसरी तरफ उदासीन बड़ा अखाड़ा की परंपरा और ये संस्कृति का दिव्य संगम। कुंभ का माने कोरोना का ठीक है भाई, जो भी प्रोटोकॉल है वो पालन होना ही चाहिए। हरिद्वार के भगवानपुर थाना क्षेत्र के पुहाना गांव में एक दबंग परिवार के लोगों ने कुछ दिन पहले पड़ोसी परिवार पर लाठी डंडे और धारदार हथियारों से हमला कर दिया था, जिसमें महिलाएं और बच्चों समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए थे। और इतना ही नहीं, दबंगों का कहर पड़ोसियों पर इस कदर टूटा कि वो पथराव करने से भी पीछे नहीं हटे, जिसके बाद मामला बढ़ता देख ग्रामीणों ने मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। इसके बाद सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मामले को बड़ी मुश्किल से शांत कराया, घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कई दिन बीत जाने के बाद भी इस मामले में वो पुलिस से भी शिकायत कर चुके हैं। बावजूद इसके पुलिस इस मामले में कोई संज्ञान नहीं ले रही, जिसकी वजह से वो एसपी देहात के पास पहुंचे, जहां उन्होंने मदद की गुहार लगाई। वहीं इस मामले का एसपी देहात द्वारा संज्ञान लेते हुए पीड़ित परिवार के लोगों को भगवानपुर थाने के प्रभारी से मिलने के बाद कहा गया और आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया गया। मारपीट बच्चों की ज्यादा होगी, जिस तरह से बच्चों से फिर बड़ों के साथ मारपीट हुई। 8 बजे के लगभग गया, इतनी मारपीट हुई, अद्धे पत्थर खूब बजाए, इतनी मतलब का छुटाने वाला भी कोई मिला नहीं। 2 पुलिस वाले ना बगल भरी उनके आगे, उनके बस में भी नहीं आए, पुलिस वाले भी गवाही नहीं दे रहे। सलमा और 2 लड़कियों का और इनका खड़े हैं हमारे, उन्होंने कहा अब जी भैंस का 1 बजे आकर भैंस का सींग तोड़ कर फेंक दिया। हाँ जी सुना दी थी, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।